हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक विश्व का इतिहास, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2025-26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गई हूँ। ये न्यू सॉल्व मॉडल पेपर है, महासंग्राम रिवीजन क्लास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को बता दूंगी जो इस बार आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ डिटेल में आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इसकी जो पूरी क्लासेस हैं यानी बीए 4 सेमेस्टर हिस्ट्री की जो 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स है वो पहले ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। तो जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़कर पूरी क्लासेस की होंगी उनके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना और भी ज़्यादा आसान है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हिस्ट्री के साथ साथ अदर जितना भी सब्जेक्ट है बीए का वो भी आपको चैनल पर पढ़ने के लिए मिलेगा। मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। पुनर्जागरण पर एक नोट लिखिए, किसी तरीके से भी प्रश्न आपका पूछ सकता है। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सारा टॉपिक चैनल पे अपलोड है, वो भी एकदम डिटेल में। तो आप क्लासेस ज़रूर कीजिएगा। पुनर्जागरण का प्रश्न पूछेगा तो आंसर कैसे लिखोगे। पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसा का हिंदी रूपांतरण है। फ्रांसीसी शब्द है रेनेसा, उसी को हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण, जिसका अर्थ है फिर से जीवित होना या फिर से जागना। पुनर्जागरण से आशय उस अवस्था से है जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं से जागकर नई उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक हो जाता है। तो इस प्रकार जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं, तो उसके फलस्वरूप समाज में आमूल चूल परिवर्तन यानी नया नया परिवर्तन, नया नया बदलाव हो जाता है, तो उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। सबसे पहले जो पुनर्जागरण हुआ वो इटली में हुआ था, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में। तो इटली में पुनर्जागरण हुआ जिसका मतलब है फिर से जीवित होना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान मरकर जिंदा हो जाए, या फिर से जागना का मतलब ये नहीं है कि इंसान नींद से जाग गया हो। फिर से जागना या फिर से जीवित होने का मतलब ये है कि जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था तो एक उसको क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम दिया गया। मतलब एक ऐसा बदलाव अचानक से हुआ कि यूरोप के लोग जो थे पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं, पुराने ख्यालात, पुराने विचार, इन सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगे। नई नई परंपराएं, नए नए विचार, नए नए ख्यालात समाज में उभर कर तेजी से सामने आए। तो उसी को पुनर्जागरण की संख्या इतिहास में दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन बनेगा परीक्षा के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका पुनर्जागरण के 4 कारण लिखिए। तो पुनर्जागरण के 4 कारण यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, और जब मैं आपकी क्लासेस करा रही थी तो इन सभी कारणों को डिटेल में नोट्स के साथ एक्सप्लेन करके आपको पूरा नोट्स दिया था। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, नोट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी आपकी मदद करेगा। तो पुनर्जागरण की पहले कारण है नगरों का विकास होना। नगरों का विकास तेज़ी से होने लगा। जब नगरों का विकास हुआ, मानव के सोच, ख्यालात, विचार सब में परिवर्तन आया, तो पुनर्जागरण हुआ। तो ये एक कारण है। पुनर्जागरण का दूसरा कारण है भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। उस टाइम पर जो मनुष्य था, यूरोपियन जो लोग थे, उन्होंने भाषा और साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया। अचानक से ऐसा परिवर्तन हुआ जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। लिटरेचर के क्षेत्र में आपने देखा पुनर्जागरण के बाद बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए अलग अलग भाषाओं में। तो ये क्या है कि पुनर्जागरण का ये भी एक कारण था। पुनर्जागरण का तीसरा कारण है धर्म के प्रति नई मान्यताओं का विकास हुआ। लोगों ने पुराने जो धर्म के रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उनको पीछे छोड़ दिया और नए नई मान्यताओं का विकास हुआ। लोगों ने नई सोच बनाना शुरू की, तो ये भी पुनर्जागरण का एक कारण है। चौथा कारण है मानवतावाद का प्रचार हुआ। तो जब ये सारी चीज़ें यूरोप में होने लगी तो ऑटोमेटिक ऐसा परिवर्तन आया जिसको पुनर्जागरण का नाम दिया गया। तो ये सब महत्वपूर्ण कारण है पुनर्जागरण के, रेनेसा के। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपका ज़रूर बनेगा, पूरी मैं गारंटी देती हूँ। जितना क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस यही सारे क्वेश्चन के आंसर आप तैयार करके चली जाइए।
90% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, शॉर्ट हो या लॉन्ग सब कुछ। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं। जब मैं आपकी क्लासेस करा रही थी तो इसके बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ाया है। आपने मार्टिन लूथर का नाम जरूर सुना होगा, और जब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई तो मार्टिन लूथर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो जब भी आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें आपको पहला टॉपिक रेनेसां का मिलता है, पुनर्जागरण का मिलता है, और दूसरा टॉपिक आपको यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन मिलता है। तो सब कुछ मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। पुनर्जागरण के बाद यूरोप में धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। यूरोप के चर्चों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयां फैली हुई थी, और इन भ्रष्टाचार और बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। उस टाइम पर चर्च में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बुराइयां ये सब फैली हुई थी। इनको ख़त्म करने के लिए जर्मनी के मार्टिन लूथर ने अपना कदम उठाया। उन्होंने प्रयास किया और चर्च में फैली व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और आपने देखा एक अलग धर्म का भी उदय होता है, प्रोटेस्टेंट धर्म। तो पहले तो ये एक आंदोलन का रूप लेता है, बाद में ये एक धर्म के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो आप तैयार रखिए। लॉन्ग के लिए आप पूरी डिटेल वीडियोस जरूर देखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन करो। यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसके क्या क्या कारण थे। तो ये कारण भी मैं आपको क्लासेस जब करा रही तो पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन एकदम रट लीजिए, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। धर्म सुधार आंदोलन का पहला प्रमुख कारण है चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बुराइयां। उस टाइम पर चर्च में इतनी बुराइयां फैली हुई थी कि इनको खत्म करने के लिए आंदोलन की जरूरत थी, और इसीलिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है पोप और चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार। पोप और चर्च में भी व्याप्त भ्रष्टाचार था, मतलब भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ था जिसको खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है समाज में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास होना। जब देखिए रेनेसां होता है, पुनर्जागरण होता है, उसके बाद समाज में ऐसे व्यक्तियों का उदय होता है जो तर्कपूर्ण, मतलब कि जिनका चिंतन, जिनके सोचने का तरीका बहुत ही अलग था, और उन्होंने इन भ्रष्टाचार, इन बुराइयों को ख़त्म करने का फैसला किया। इससे पहले जब पुनर्जागरण नहीं हुआ था तो लोगों का सोचने का तरीका, रहने का तरीका डेवलप नहीं हुआ था, तो लोगों को इसमें कमियां और बुराइयां नज़र नहीं आ रही थी। और जब पुनर्जागरण हुआ, समाज में ऐसे लोगों का विकास हुआ, उदय हुआ जो गहराई से सोचना शुरू करते हैं, तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं, तो फिर उन्होंने भ्रष्टाचार और बुराइयों को समाप्त करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसका चौथा प्रमुख कारण है व्यावहारिक धर्म की आवश्यकता। मतलब ऐसे धर्म की ज़रूरत थी जिसमें भ्रष्टाचार न हो, बुराइयां न हो, तो इस तरह के धर्म को बनाने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। आप ये याद रखिएगा किसने चलाया, मार्टिन लूथर ने चलाया। धर्म सुधार आंदोलन का पांचवा सबसे प्रमुख कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण हुआ तभी तो समाज में ऐसे लोगों का उदय हुआ जिन्होंने गहराई से चिंतन करना शुरू किया। अगर पुनर्जागरण न होता, लोग नए विचार न लाते, नई परंपराएं, नए ख्यालात, ये सब नहीं होती, तो शायद भ्रष्टाचार और बुराइयों को समाप्त करने के लिए कोई आंदोलन न चलाया गया होता। पुनर्जागरण हुआ, लोगों के ख्यालात और विचार में बदलाव आया, तो चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयों को समाप्त करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण है धर्म सुधार आंदोलन के लिए। आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम लिखिए। मतलब जब धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम सामने आता है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जब लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन पूछेगा धर्म सुधार आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए या धर्म सुधार आंदोलन को विस्तृत से वर्णन कीजिए, तो आपको धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ, मार्टिन लूथर के बारे में, धर्म सुधार आंदोलन के कारण और धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम पूरा एक ही आंसर में डिटेल में लिखना होगा। तो इन पॉइंट्स को आप अपनी हेडिंग बनाकर सबके अंदर 4-5 लाइन लिख डालिएगा। जो मैं आपको समझा रही हूँ यही बातें आप बनाकर लिख डालिएगा। पहला है धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम कि कैथोलिक धर्म में सुधार आया। मतलब कि इसी के कारण भ्रष्टाचार और बुराइयां चर्च में फैली हुई थी, तो कैथोलिक धर्म में सुधार आता है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट निकल कर सामने आता है धर्म सुधार आंदोलन का।
दूसरा इसका परिणाम आता है प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय। देखो मैंने आपसे बताया था कि मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, प्रोटेस्टेंट आंदोलन। तो धीरे धीरे ये आंदोलन धर्म का रूप ले लेता है और बहुत सारे लोग इस धर्म को भी फॉलो करने लगते हैं, जिससे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो धर्म ईसाई धर्म के अलग अलग धर्म देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम ही है कि एक नया धर्म हमें देखने को मिलता है जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म है। और तीसरा इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है पोप शक्ति का पतन। पोप शक्ति का पतन होता है, जो कि पोप और चर्च में जो व्याप्त बुराइयां और भ्रष्टाचार थे इसका भी पतन होता है। और इसका चौथा परिणाम देखने को मिलता है कि गिरजाघरों में जो चर्च के अंदर व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने का भी पूरा प्रयास किया गया और फाइनली वो इसमें सक्सेस भी होते हैं। तो ये सारे धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम यूरोप में देखने को मिलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति। देखो औद्योगिक क्रांति आपके सिलेबस में है जो कि इंग्लैंड में हुई थी और ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछता है कि इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा विचार भी करना चाहिए। तो औद्योगिक क्रांति पर डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है औद्योगिक क्रांति का अर्थ, इसके कारण, इसके परिणाम और क्या क्या इसके प्रमुख कारण थे और इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम क्यों हुई, मतलब अन्य किसी देश में क्यों नहीं हुई, इंग्लैंड में ही क्यों हुई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न एक बन जाता है जब हम औद्योगिक क्रांति को पढ़ते हैं। तो डिटेल में क्लास आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी औद्योगिक क्रांति की डिटेल में वीडियो। आपको पूरा कुछ मात्र एक वीडियो देखकर आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा, फिर आपको कभी औद्योगिक क्रांति के लिए दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैंने आपके लिए बनाई है। आपके हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस समय वहाँ पर उत्पादन की तकनीकों में आश्चर्यचकित यानी बहुत ही अलग अलग तरह के परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन इतने प्रभावी और द्रुत गति से हुए, इतनी तेजी से हुए कि इसे क्रांति कहा गया। अब देखो क्रांति क्या होता है ये आप समझ लो, थोड़ा क्रांति का अर्थ समझ लो। देखो क्रांति का मतलब होता है कि अचानक से समाज के अंदर जो पुराने परंपराएं चल रही हैं उनमें अचानक से परिवर्तन आ जाना, अचानक से बदलाव आ जाना और वो बदलाव और भी बेहतर हो, उसको क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो जब इंग्लैंड में अचानक से ऐसा परिवर्तन होता है जो बहुत ही प्रभावी था और इतना तेज गति से होता है कि इसको क्रांति की संज्ञा दे दी गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुएं थी उनके स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर निर्माण की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। इंग्लैंड में अभी तक जितना भी उत्पादन हो रहा था औद्योगिक क्रांति से पहले वो हाथों से हो रहा था। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग वगैरह वगैरह जो भी उत्पादन हो रहा था सब कुछ हाथों की मदद से हो रहा था। लेकिन इतना तेजी से इंग्लैंड में परिवर्तन आया कि उन हाथों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान मशीनें ले लेती हैं। जहां 10 व्यक्ति बैठकर 10 कपड़े बनाता था, वहां एक मशीन एक बार में कई कपड़े बनाकर तैयार करती थी। तो मतलब कम समय में अधिक उत्पादन, अधिक प्रोडक्शन। पावर लूम बनाया गया, धागों के लिए अलग मशीनें बनाई गई, धागा काटने के लिए अलग मशीनें बनाई गई, धागे को भरने के लिए अलग मशीनें बनाई गई। तो मतलब अलग अलग प्रकार की मशीनें बनाई गई जिनसे उत्पादन का जो प्रक्रिया थी इतना तेजी से बढ़ती है कि इसको इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया। और ये क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये प्रश्न बन जाता है कि आखिर ये क्रांति फ्रांस में क्यों नहीं हुई। फ्रांस के पास भी तो संसाधन अवेलेबल थे, उसके अलावा अन्य किसी यूरोपीय देश में क्यों नहीं हुई, उनके पास भी तो संसाधन अवेलेबल थे। तो आखिर क्या कारण था औद्योगिक क्रांति का, तो ये सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको वीडियो के अंदर, आप देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से एग्जाम में। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेम्स द्वितीय। देखो जेम्स द्वितीय एक महत्वपूर्ण शासक है इंग्लैंड का, तो आपको तैयार रखना है जेम्स द्वितीय के बारे में पढ़ करके, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि इंग्लैंड की जो रक्तहीन क्रांति थी या इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी या इंग्लैंड की जो श्वेत क्रांति थी, मतलब इसके अलग अलग नाम हैं, तो इसको आपको पढ़ लेना है। तो जेम्स द्वितीय ही वो शासक था जिसके समय पर, जिसके शासनकाल में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में संपन्न होती है। तो ये बड़ा निरंकुश शासक था, तो इसके बारे में आपको तैयार रखना है। देखो जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति है इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है,
उसकी पृष्ठभूमि कैसे कैसे बनती गई, अलग अलग शासक जो निरंकुश शासक इंग्लैंड में आते चले जा रहे थे, जिन्हें केवल अपने हितों की परवाह थी, जनता की परवाह न थी, स्वेच्छाधारी शासक थे, अपनी मर्जी से शासन करते थे, निरंकुश थे। तो एक पृष्ठभूमि बनते 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 जब 1685 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश का शासक जेम्स द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर बैठता है, तब इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में इसके समय पर संपन्न होती है। तो आपको एग्जाम में लिखना होगा, अगर जेम्स द्वितीय के बारे में वेरी शॉर्ट में पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा। जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक था जो स्टुअर्ट वंश का था। जेम्स द्वितीय 1885 ईस्वी में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। वह अत्यधिक निरंकुश एवं स्वेच्छाधारी शासक था। जेम्स द्वितीय के ही शासनकाल में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति पूरे विश्व के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति थी। तो इसलिए आपको इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ना है। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि जब इंग्लैंड में क्रांति होती है तो तब एक भी खून का कतरा नहीं बहता है, बिना खून बहाए ये क्रांति होती है। अगर आपको क्रांति का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में जंग हुई होगी, खून खराबा हुआ होगा, खून की नदियां बही होंगी, तब जाकर ये क्रांति संपन्न हुई, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिना खून बहाए ये क्रांति संपन्न हुई, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूरे विश्व के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति थी जो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में 1688 में संपन्न हुई थी। तो इसलिए जेम्स द्वितीय के बारे में आपको पढ़ लेना है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आने वाला हर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या क्या कारण थे? इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था कि इंग्लैंड के पास उपनिवेश बहुत अधिक थे। हमारा भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश था, ये बात आप जानते हैं। हम 1947 15 अगस्त को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए। उससे पहले तक हमारा भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, और भारत की तरह ही विश्व के अनेकों देश इंग्लैंड के उपनिवेश थे, और इन उपनिवेशों से सरलतापूर्वक इंग्लैंड को कच्चा माल प्राप्त हो जाता था बहुत ही सस्ते रूप में। फिर इन सस्ते कच्चे माल को वो अपने कंट्री भेजकर उससे प्रोडक्ट बनाते थे और उसको महंगे महंगे लाकर विश्व के अपने उपनिवेशों की बाज़ारों में बेचते थे, जिससे वो अधिक लाभ कमाते थे, जिस कारण इंग्लैंड पूंजीपति बनता चला गया और इंग्लैंड में पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। और इस कारण इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति संपन्न होती है। औद्योगिक क्रांति का दूसरा कारण है, इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को सरल बना दिया। इंग्लैंड को देखो, उपनिवेशों से तो कच्चा माल मिल ही रहा था कि वो उत्पादन तेजी से कर पा रहे थे। जो इनके वैज्ञानिक थे इस टाइम पर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये बात आप जानते हैं। तो इंग्लैंड के बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पावर लूम मशीन बनाई, सूत काटने की मशीन बनाई, नरी काटने की, जो धागा काटने की अलग मशीन बनाई, जिससे कि जो हाथों से कारीगरी की जा रही थी, हाथों से जो बुनाई कपड़ों की जा रही थी, दरगाह से जो बुनाई की जा रही थी, उनका स्थान पावर लूम मशीनें ले लेती हैं और तेज़ी से कपड़ों की बुनाई होने लगी। तो ये भी एक कारण था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम होना ही था। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों से सस्ते श्रमिक मिलते थे। सस्ते श्रमिक का मतलब, अब मशीनें जब बन गई तो मशीनें अपने आप तो नहीं चलेंगी, मशीनों को चलाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। और इंग्लैंड क्या करता था, अपने उपनिवेश देशों से सस्ते श्रमिक ले जाता था और उनसे मशीनों को चलवाता था और कम मजदूरी देता था, और इंग्लैंड को भारी लाभ होता था। आप किसी से ज़बरदस्ती काम कराओ, उसको कम मजदूरी दो, जब आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे उस पर आपका लाभ क्या है, ज़्यादा होगा। तो ये अपने उपनिवेशों से सस्ते श्रमिक ले जाते थे, कम मजदूरी देते थे और उस पर अधिक से अधिक लाभ कमाते थे, जिस कारण इंग्लैंड अमीर से अमीर होता चला गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कोई कमी नहीं थी। मतलब ये इतनी ज़्यादा इनके पास पूंजी थी, इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण ये अपना बड़ा बड़ा उद्योग धंधा स्थापित करते गए, मशीनें लगाते गए, व्यापार करते गए, जिस कारण ये पूंजीपति और भी रिच और भी अमीर से अमीर होते चले गए। इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होना स्वाभाविक था। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम होने के, जिसको आपको तैयार रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तो आप हेडिंग बाय हेडिंग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखिएगा, जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था?
अब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए प्रश्न पूछ रहा है। जब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए प्रश्न पूछेगा तो क्वेश्चन में औद्योगिक क्रांति लगा होगा। यहाँ पर केवल इंग्लैंड की क्रांति का प्रश्न पूछ रहा है। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति थी, इंग्लैंड की जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन थी, जो रक्तहीन क्रांति थी, उसका प्रमुख कारण क्या था, जो जेम्स द्वितीय के समय में 1688 में संपन्न हुई थी। तो इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख कारण राजा और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष था, जिसके बारे में मैं आपको जब क्लासेस करा रही थी तो पढ़ा चुकी हूँ। आप इन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए, बारीकी से जानने के लिए यूनिट्स को ही पढ़िएगा। ये सारा क्वेश्चन मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये एग्जाम में आएगा, लेकिन अच्छे से जानने के लिए और एग्जाम में अच्छा आंसर लिखने के लिए आप वो सारे यूनिट ज़रूर देखिएगा। तो इंग्लैंड के बीच राजा और संसद के मध्य सत्ता का संघर्ष था। वहाँ पे निरंकुश शासक आते जा रहे थे, जो संसद को अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने से मना करते थे। और संसद क्या थी, संसद हमेशा से इंग्लैंड के राजाओं के मामलात में उनको राय वगैरह दिया करती थी, लेकिन जब निरंकुश शासक आते हैं तो उन्होंने संसद को समझ लीजिए कि एकदम किनारे ही लगा दिया। तो राजा और संसद के मध्य सत्ता का संघर्ष ही इंग्लैंड की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था। जेम्स प्रथम, जो स्टुअर्ट वंश का निरंकुश शासक था, यह अपने राजनीतिक कार्यों में संसद का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता था। मतलब इसका मानना था कि मैं राजा हूँ, तुम्हें मेरे कामों में दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसी के शासनकाल में 1603 से राजा और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था। और यही संघर्ष बढ़ते 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 1688 में, देखो पृष्ठभूमि अब यहाँ से बनती चली जा रही है। 1603 आप देख रहे हैं, यहाँ से बनती चली जा रही है। कब संपन्न हुई क्रांति? 1688 में, जेम्स द्वितीय के समय पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार रखना है। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूस की क्रांति। आपके सिलेबस में क्रांति हर देश की है और आपको सभी देश की क्रांति तैयार रखनी है, जैसे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन सब क्रांति के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और सब पर वीडियो हमने बनाई है, क्योंकि वहाँ से आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो रूस की क्रांति के बारे में आपको क्या लिखना होगा? देखो, विश्व के इतिहास में रूसी क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक रूस एक पिछड़ा हुआ असभ्य देश था, ये बात याद रखिएगा। रूसी समाज जाराशाही एवं तानाशाही का शिकार था तथा श्रमिकों एवं कृषकों की दशा शोचनीय थी, बहुत ही खराब थी। जो वहाँ के श्रमिक थे, लेबर थे, मजदूर वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग था, किसान वर्ग था, उनकी कंडीशन बड़ी खराब थी, शोचनीय थी, बेकार थी। रूसी समाज में सामाजिक असमानता के कारण असंतोष उत्पन्न हो चुका था। सामाजिक असमानता का मतलब है कि समाज के अंदर भेदभाव होना। इस कारण वहाँ पर असंतोष फैला हुआ था और जनता क्रांति के लिए उतावली हो गई थी। जनता बदलाव चाहती थी, क्रांति चाहती थी। निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार सम्राट था, जिसे 1907 ईस्वी में समाप्त कर सदा के लिए जारशाही का नामो निशान मिटा दिया गया। तो 1907 में क्रांति संपन्न हुई। तो रूस की क्रांति के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको तैयार रखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? अमेरिका की क्रांति पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ और ये क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमेरिका की क्रांति का पहला कारण है अंग्रेजी सरकार के कठोर कानून। जैसे हमारे भारत पर अंग्रेजों ने शासन जमा लिया था, ठीक वैसे ही उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी किया हुआ था। अमेरिका को भी उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था। अंग्रेजी जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वहाँ पे कठोर कठोर कानून लागू करती थी और अमेरिका के जनता इस कठोर कानून को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। तो पहला प्रमुख कारण तो ये था अमेरिका की क्रांति का। इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हैं डिटेल में आपको नोट्स के साथ दिया हुआ है, समझाया हुआ है, और वीडियो देख लीजिएगा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। अमेरिका की क्रांति का दूसरा प्रमुख कारण था बोस्टन चाय पार्टी की घटना। मतलब अंग्रेज कहते थे कि अमेरिका वालों, चाय पीने के लिए चाय हमसे लो, नहीं चाय तुम्हें महंगी पड़े। अमेरिका को जब वो चाय सस्ती मिल रही थी तो वो महंगी चाय टैक्स भर के दुनिया भर का क्यों इनसे लें? जब अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा पहुंचता है बंदरगाह पर तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका की जनता ने क्या किया, बंदरगाह पर वो जहाज में घुसते हैं और पूरे चाय को उठाकर वो क्या करते हैं, पानी में, समुद्र में फेंक देते हैं। बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन चाय पार्टी की ये घटना बड़ी प्रसिद्ध है इतिहास में। तो ये भी अमेरिका की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। अमेरिका की क्रांति का तीसरा प्रमुख कारण है स्वतंत्रता की भावना। मतलब वहाँ की जनता अब बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी अंग्रेजी सरकार को, उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना टूट पड़ी थी। अब वो आज़ाद रहना चाहती थी।
तो इसलिए वो एक्टिविटीज़ करती थी, वो चाहती थी किसी तरह हम आज़ाद हो जाएं, जिसके लिए वो लगातार प्रोटेस्ट करती थी। तो ये भी एक अमेरिका की क्रांति का प्रमुख कारण था। अमेरिका की क्रांति का प्रमुख चौथा कारण है अंग्रेजी सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट कानून पारित करना। देखो, ब्रिटिश सरकार जो ये अलग अलग कानून पारित करती थी अमेरिका में, तो अमेरिका की जनता का यही कहना था कि ब्रिटेन के संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता तो हम टैक्स नहीं देंगे, प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं। यही बात, यही नारा अमेरिका की जनता ने लगाया कि अगर हमारा प्रतिनिधि नहीं बैठता ब्रिटेन के संसद में तो हम टैक्स भी नहीं देंगे, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। तो ये सब प्रमुख कारण थे अमेरिका की क्रांति का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति कौन सी थी? तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, संपूर्ण विश्व के इतिहास में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण या इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति पहली राजनीतिक क्रांति थी, जो 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। तो इसको तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। ये वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा डिवाइन कॉमेडी के राइटर दांते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति पर मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है आधुनिक विश्व के इतिहास में। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही असमानताएं फैली हुई थी, तो आप फ्रांस के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही दुर्व्यवस्था एवं कुशासन का परिणाम थी। ये बात आप ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर में कि कोई अनहोनी घटना नहीं थी, बल्कि जो सदियों से चली आ रही दुर्व्यवस्था थी, फ्रांस की समाज में असमानताएं फैली हुई थी, उन सब का परिणाम थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में निरंकुश एवं स्वेच्छाधारी सम्राटों का शासक था, जिन्हें केवल अपने हितों की परवाह थी और ये लगातार युद्ध में व्यस्त था फ्रांस जो था, और इसका जो खजाना था, राजकोष जो था, वो खाली हो चुका था और फ्रांस पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका था। और ये बात भी याद रखिएगा कि फ्रांस का समाज था 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें प्रथम स्टेट्स में पादरी, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन सामंत तथा तृतीय स्टेट्स में किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग के लोग आते थे। मतलब फ्रांस का समाज 3 कैटेगरी में बटा हुआ था, जिसको स्टेट्स कहते हैं। 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में पादरी, जिनको समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त थे, मतलब इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, ये जैसे चाहे वैसे रह सकते थे, अमीर लोग थे, पूरी छूट थी। द्वितीय स्टेट के अंदर कुलीन और सामंत लोग आते थे, इन्हें भी समाज के अंदर विशेष अधिकार प्राप्त थे, इन्हें भी, ये सब भी टैक्स से मुक्त थे। जबकि अमीर लोग थे, समाज के अंदर हर चीज़ पर इन्हीं का अधिकार था, जबकि गरीबों से टैक्स लेना भी इनके अंडर में था। और जो समाज, फ्रांस के समाज में तीसरा स्टेट था, वो था किसानों का, मजदूरों का, मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग में टीचर है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आते थे। तो ये सब मिडल है, मान लो ये सब गरीब है। अब इन गरीबों के ऊपर दुनिया भर का टैक्स था। अमीर लोग टैक्स फ्री थे, गरीबों के ऊपर दुनिया भर का टैक्स था और समाज के अंदर कोई अधिकार तक प्राप्त नहीं था। जबकि पादरी, सामंत को अधिकार प्राप्त था कि टैक्स भी नहीं देना है और इन बेचारे गरीबों से टैक्स वसूलना भी है। अगर ये टैक्स दे नहीं पाते, इनका शोषण किया जाता था। तो फ्रांस के समाज में ये असमानताएं फैली हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति है, इससे आपका कई प्रश्न बन जाता है। इसके कारण में आपसे पूछ लेता है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, तो आपको ये सब तैयार रखना है। सामाजिक कारण में ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आप लिखेंगे। राजनीतिक कारण में वहाँ की जो राजा थे, सम्राट थे, जो निरंकुश थे, जिन्होंने केवल अपने ही ऊपर सारे खर्च कर लिए और खजाना खाली कर दिया, फ्रांस दिवालिया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। मैंने डिटेल में पढ़ाया, आपको टेंशन नहीं लेना है। यूनिट्स ओपन कीजिए, पढ़कर जाकर पूरा एग्जाम दे आइए। ये इस समय पादरी तथा सामंतों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त थे और साधारण वर्ग की दशा बहुत ही शोचनीय, बहुत ही खराब थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टील की घटना हुई। लुई सोलहवां के शासन में फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस में बास्टील की घटना हुई। बास्टील की घटना के साथ ही लुई 16वां के शासनकाल में 14 जुलाई को फ्रांस की क्रांति संपन्न होती है। तो आप पढ़ लीजिएगा, क्रांति संपन्न होने का मतलब अचानक से बदलाव आ जाना, जो परंपराएं लगातार सदियों से चली आ रही थी उनका ख़त्म होना और अचानक से बदलाव आ जाना, तेज़ी से बदलाव आ जाना,
तो फ्रांस की क्रांति आप तैयार रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध पर भी मैं आपकी क्लासेस कंप्लीट करा चुकी हूँ। कोई भी सिलेबस का आपका टॉपिक छूटा नहीं है तो आप देख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध एग्जाम में जरूर पूछेगा। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में समेट लिया। ये युद्ध बहुत ही खतरनाक था। इस युद्ध में जितनी बर्बादी हुई उतनी मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। वास्तव में सर्वव्यापी युद्ध था। इस युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इस युद्ध के कारण धरती पर अकाल पैदा हो गया। इस युद्ध की अवधि लगभग 4 वर्षों तक, यानी 1914 में युद्ध शुरू हुआ और 1918 में ये युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध का परिणाम अत्यंत भयावह था, बहुत ही खतरनाक था और विश्व के सारे देश इसकी चपेट में आ चुके थे। और प्रथम विश्व युद्ध के कारण और डिटेल में कौन कौन सी कंट्री है, किसके साथ कौन लड़ रहा था, सब कुछ मैंने आपको इसकी यूनिट्स जब पढ़ा ली थी तो मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया, तो आप देख लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई। बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिका की क्रांति से संबंधित है, जो कि 1773 ईस्वी में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के कारण लिखिए। फ्रांस की क्रांति के कारण आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति का पहला कारण है निरंकुश एवं स्वेच्छाधारी शासक। फ्रांस में लगातार जो शासक थे वो निरंकुश और स्वेच्छाधारी थे। इस कारण भी फ्रांस की क्रांति होना संभव था, मतलब स्वाभाविक था। दूसरा कारण है असमान एवं अनिश्चित कानून। समाज जो था फ्रांस का 3 स्टेट्स में बटा हुआ था और तृतीय स्टेट में गरीब, किसान, मजदूर, श्रमिक, मध्यम वर्ग के लोग आते थे और उनके लिए अधिक कर था। और समाज में अनिश्चित कानून था, असमान कानून था, मतलब पादरी, सामंत, कुलीन के ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं था, वो हर चीज़ से फ्री थे, उनके पास विशेष अधिकार थे। जबकि फ्रांस की गरीब जनता, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो टैक्स देने को मजबूर थे। तो फ्रांस का ये असमान कानून भी फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। तीसरा कारण था साधारण वर्ग पर करों का बोझ था, मतलब गरीब जनता के ऊपर इतना ज़्यादा, मतलब फ्रांस की जो सरकार थी वो इतनी दिवालिया हो गई थी कि वो अपने खजाने को भरने के लिए करों को लगाती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में। जिसके पास खाने को कुछ ना हो वो टैक्स कहाँ से भरेगा, और जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं। तो इस कारण फ्रांस की क्रांति होना संभव था। फ्रांस की क्रांति का चौथा कारण था पादरी तथा कुलीन करों से मुक्त थे। मतलब अब देखो भाई, जो गरीब हैं उनके ऊपर टैक्स है इतना ज़्यादा कि खाने को नहीं है फिर भी टैक्स देना ज़रूरी है, वरना शोषण किया जाएगा। जो पादरी कुलीन है, जो कि रिच लोग हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। तो ये असमान कानून जिस कारण फ्रांस की क्रांति होना ज़रूरी था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, तैयार रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। इसका पहला रिजल्ट था जन धन की हानि। जितना जन धन की हानि प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी उतना विश्व के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। लाखों लोगों की जानें गई, हर देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई, खाने को अकाल पड़ गया, मतलब खाने को परेशानी हो गई। दूसरा इसका प्रमुख परिणाम निकलता है निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ, मतलब जो निरंकुश राजतंत्र थे उनकी समाप्ति हो गई। तीसरा इसका परिणाम की गणतंत्रीय शासन की स्थापना हुई। चौथा परिणाम था पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। तो ये सब बहुत ही डिटेल में मैंने आपको क्लासेस कराते टाइम पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्य। लीग ऑफ नेशन के बारे में आप तैयार रखिएगा। लीग ऑफ नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जिनेवा में की गई थी। देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चलता है और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद ही 1920 में 10 जनवरी को जिनेवा में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना करने का मकसद ये था कि विश्व के अंदर शांति बने। देखो, पहला इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सद्भावना के लिए सकारात्मक, देखो यहाँ लिखा है सकारात्मक प्रयास करना, मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध का जो रिजल्ट था इतना भयानक था कि उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। इसका तीसरा उद्देश्य था कि विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए, मतलब आपस में सहयोग होगा हर देश के साथ, जिससे विश्व में दोबारा ऐसा भयानक युद्ध की संभावना कम होगी। इस कारण इसकी स्थापना की गई थी। चौथा इसका उद्देश्य था कि संसार में मजदूरों की दशा सुधारने का सकारात्मक प्रयास करना। इसका 5वां उद्देश्य था जन कल्याणकारी कार्यों को करना।
स्त्रियों तथा बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक तथा जन सामान्य की दशा में सुधार करने का प्रयास करना। छठा उद्देश्य था दास व्यापार को समूल समाप्त करना। जो दासियों को बेचा जाता था या महिलाएं और बच्चों का जो क्रय विक्रय किया जाता था, इन सब को समाप्त करने के उद्देश्य से लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशंस की विफलताएं यानी लीग ऑफ नेशन की असफलता के कारण। देखो, आप ये बात जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, क्यों की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा परिणाम निकला कि इतनी खतरनाक कंडीशन हो गई थी पूरे विश्व की, हर एक देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। तो आखिर क्या कारण थे कि जिससे ये फेल हो गया, असफल हो गया, विफलता, तब ये विफल क्यों हो गया। तो लीग ऑफ नेशन लगभग 2 दशक तक अंतर्राष्ट्रीय शांति में सकारात्मक सहयोग देता रहा। मतलब 2 दशक तक तो इसने अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में सफल हुआ, किंतु संसार के जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, उनकी जो स्वार्थी प्रियता और जो अनुचित हस्तक्षेप था, उसके कारण 1931 ईस्वी में जापान को मंचूरिया पर हमला कर दिया। मतलब जापान ने मंचूरिया पर हमला किया। 1936 ईस्वी में इटली को एबिसीनिया पर, मतलब इटली ने एबिसीनिया पर 1936 में आक्रमण किया। 1938 से 39 ईस्वी में जर्मनी का जो हिटलर था, उसने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। चेकोस्लोवाकिया तथा मेमल पर अधिकार कर लेने से रोक न सका। मतलब ये सब जो देशों के नाम आप पढ़ रहे हैं और जो सन आप पढ़ रहे हैं, इस सन में इस देश ने इस देश पर आक्रमण किया। तो 2 दशक तक तो लीग ऑफ नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाई रखी, लेकिन इन राष्ट्रों को, इन शक्तिशाली राष्ट्रों को अन्य देशों पर आक्रमण करने से रोक न सका। और अंत में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देने के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का सिद्धांत का अंत हो गया। और 1 सितंबर 1939 को जब हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। आपने ये पढ़ा है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के भयावह कारणों को देखकर की गई, भयावह परिणाम को देखकर की गई, लेकिन इन शक्तिशाली राष्ट्रों को लीग ऑफ नेशन रोक नहीं पाता और आपस में ये सब लड़ भिड़ते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसलिए लीग ऑफ नेशन असफल हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वुडरो विल्सन के 14 सिद्धांत क्या थे, वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 14 सिद्धांत लिखे गए हैं वुडरो विल्सन के। पहला है, वुडरो विल्सन का पहला सिद्धांत है संधियां गुप्त न की जाए। जो संधि होती थी वो गुप्त रूप से न की जाए। इनका दूसरा सिद्धांत है कि समुद्रों की स्वतंत्रता सभी राष्ट्र स्वीकार करें। तीसरा सिद्धांत है इनका, सभी राष्ट्र निशस्त्रीकरण करें। चौथा सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाइयों को दूर किया जाए। इनका 5वां सिद्धांत है औपनिवेशिक देशों की जनता की इच्छा पर ध्यान रखा जाए। वुडरो विल्सन का 6वां सिद्धांत है रूस के विकास का अवसर दिया जाए, मतलब रूस को विकास का मौका भी दिया जाए। 7वां सिद्धांत है जर्मनी बेल्जियम का क्षेत्र खाली करे। जो जर्मनी है, बेल्जियम के क्षेत्र को खाली करे। 7वां सिद्धांत है कि जर्मनी फ्रांस का क्षेत्र खाली करे, मतलब जिन्होंने अलग अलग स्थानों पे कब्जा किया उसको खाली करे। 9वां सिद्धांत है वुडरो विल्सन का इटली की सीमाएं राष्ट्रीयता के आधार पर निर्धारित हों। 10वां सिद्धांत है कि ऑस्ट्रिया हंगरी में स्वायत्त शासन स्थापित किया जाए। 11वां है रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो की सेनाएं हटा दी जाएं। 12वां है टर्की प्रदेशों की संप्रभुता सुरक्षित रखा जाए। 13वां है पोलैंड को समुद्र तट तक जाने का मार्ग दिया जाए। 14वां है लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। तो ये 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वुडरो विल्सन के। आप इनको तैयार कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके BA 4 सेमेस्टर हिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से पूरी गारंटी है कि आपको 90% क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो के